नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम मध्य प्रदेश में 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास लगभग 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हो हमारे पास यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 माइनस 10। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सभी तरह के मैथमेटिक ऑपरेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बोर्डमास रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल लिखेंगे साइड में। क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास ब्रैकेट ओपन करना। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। फिर आता है हमारे पास डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, हमने 2 को डिवाइड करना है 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, देखते क्या आएगा। यहाँ पे 2 छोटा और 4 बड़ा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल। और फिर 4 5 कितने होते हैं, 20। जीरो आ गया यहाँ पे, तो 4 5 20, तो कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच गया, 0। तो ये कितना आ गया, जब हमने 2 इस पोर्शन को सोल्व किया तो हमारे पास कितना है सोल्व करके, 0.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 माइनस 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 तो कितने होते हैं, 30। और डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 प्लेस से आगे, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो हमारे पास कितना आ गया, 3.0 या फिर 3। इस पोर्शन को अब हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 8 माइनस 10। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, एडिशन। तो यहाँ पे 8 प्लस 3 कितने होते हैं, 11 माइनस 10। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। सब्ट्रैक्शन 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ब्रैकेट 4 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो क्या दिया हो यहाँ पे हमारे पास, हमने इसे क्या करना है, इवेल्युएट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल को अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना। ठीक है, या फिर ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 प्लस 7 कितने होते हैं, 11। अब ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व हो गया तो हम इस 11 को बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में कितना है, 3। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 33। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 33। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स सच एज टू मेक द स्टेटमेंट बिलो ट्रू। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जैसे कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 36 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे बोला गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फिलअप्स दिया हुआ है, यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, और जिसे हम सोल्व करेंगे बाद में, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारे पास इज इक्वल टू किसके आ जाएगा वो आंसर, 10 के इक्वल। ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर यहाँ पे कौन सा नंबर भरें कि उसका आंसर 10 के इक्वल है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 भरते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लास्ट से शुरू करते हैं, डी ऑप्शन भरते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या दिया, 36 डिवाइडेड बाय, अब हमने यहाँ पे क्या भरा, 6 भर दिया। ठीक है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ये क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो 36 को सोल्व करते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड को। 36 को डिवाइड किया किसके साथ, 6 के साथ। 6 6 से कितने होते हैं, 36। तो जब हमने 36 और 6 को सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 6 प्लस 4। ठीक है, और 6 प्लस 4 कितने होते हैं, 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, 10 के इक्वल। तो मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। कब होगी, जब हम फिलअप्स में क्या भरेंगे, 6 भरेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 2.5% ऑफ 2 क्विंटल।
2 क्विंटल का 2.5% क्या है। ठीक है, तो निकालते हैं हम इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.5%। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफ 2 क्विंटल। ठीक है, और जो 1 क्विंटल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, तो 2 क्विंटल हमारे पास कितना आ गया इज इक्वल टू 200 kg। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, अब निकाल लेते हैं 2.5% ऑफ मल्टीप्लाई किसका 200 kg का, मल्टीप्लाई 200 kg। इसे फर्दर सोल्व करते हैं, परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5/100 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, kg 100 से कट गया, 100 वन द 100, 100 टू द 200। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 2 kg। अब 25 टू द कितने होते हैं 50, तो कितना आ गया हमारे पास 50। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 5.0 kg, या और क्या बोल सकते हैं इसे 5 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 kg। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो हम सॉल्व करते हैं, इसे क्या दिया हो हमारे पास यहाँ पे 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 28% मीन 28/100 मल्टीप्लाई 450 प्लस 45 का मतलब क्या हुआ 45/100 मल्टीप्लाई 280। तो एक जीरो से यहाँ से जीरो कट जाएगी, सेम इसी तरीके से यहाँ भी जीरो से जीरो कटेगी। 5 2 ज़ 10, 5 9 ज़ 45, 2 से 2 1 द 2, 2 14 द 28। ठीक है, फिर 5 से 5 9 द 45, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 14 द 28। ठीक है, तो हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं, आगे क्या जाएगा हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 14 इम्प्लाइज दैट 49 से कितने होते हैं 126। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 126 प्लस 126 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो 252। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 252। नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400 if increase annually at the rate of 5% per annum. What will be its population after 2 years? एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन पॉपुलेशन बताई हुई, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है 1,76,400, ये क्या हमारे पास पॉपुलेशन। ठीक है, और बताया कि वो 5% की रेट से पर एनम बढ़ रही है। ठीक है, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 5%, और टाइम कितना बताया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, मीन्स 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो मीन्स टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमसे ये पूछा जाए कि जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। ठीक है, और उसके बाद कुछ सालों के बाद पूछा जाए तो वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, तब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है। वो फॉर्मूला क्या हमारे पास P इंटू में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट बंद पावर n। यहाँ पे P क्या है हमारे पास पॉपुलेशन, R क्या है हमारे पास रेट, और n क्या है नंबर ऑफ ईयर। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे और बता देंगे कि 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन कितनी है 1,76,400 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 5/100 आ गया, 5 1 द 5, 5 20 द 100, और पावर n कितना है 2 ईयर। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 1,76400 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21/20, कितना आ गया 21/20 ब्रैकेट 1 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है पावर 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं
इज इक्वल टू 176,400 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 8 द 16 और 2 2 द 4, फिर 2 से 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, तो यहाँ पे आ गया। तो हम करेंगे इसे सॉल्व। 4 4 1 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, लिखते हैं यहाँ पे 1,94,481, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 1,94,481। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1,94,481। क्वेश्चन नंबर 7, Anil buy a motorcycle for ₹25,000. If he decide to sell the motorcycle for a profit of 7%, find the selling price. अनिल एक मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में खरीदता है। यदि वो मोटरसाइकिल को 7% के लाभ पर बेचने का निर्णय लेता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना होगा, वो बोल रहा है कि 7% प्रॉफिट के ऊपर उसे बेचना चाहता है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो 7% हो, ठीक है। और इससे हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसे 7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्लस 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000 प्लस 7/100 मल्टीप्लाई 25,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 25,000 प्लस 250 मल्टीप्लाई 7 किया तो कितना आया हमारे पास, करते हैं यहाँ पे 7 से 7 0 0, 7 5 द 35, 5 यहाँ पे आ गया और 3 कैरी, ठीक है। 7 2 द 14 प्लस 3 70, 1,750। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं इन्हें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 25,000 में हमने क्या ऐड करना है 1,750, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26,750 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26,750। क्वेश्चन नंबर 8, when a plot is sold for ₹18,700, the owner loses 15%. At what price must that plot be sold in order to gain 15% profit it? जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 18,700, ठीक है। और लॉस कितना हो रहा है उसे 15%, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है 18,700 ओवर लॉस कितना हो रहा है 100 माइनस लॉस है ना, तो 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई 100। अब इस स्टेप को हम फर्दर सोल्व करते हैं, तो क्या रहेगा हमारे पास 18,700 ओवर 85 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 18,700 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18700, और क्या हो जाएगा 2 जीरो और आ जाएंगे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे अब 85 से, ठीक है।
तो जब हम 85 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 22,000। 22,000, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसे 15% लाभ पर बेचना है, ठीक है। तो क्या सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास। अब कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है 22,000, ठीक है। और इसे कितने प्रॉफिट पे बेचना है, 15% प्रॉफिट पे, ठीक है। सॉरी, कितने प्रॉफिट पे बेचना है 15% पे। और हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 22,000 प्लस 15% मीन 15/100 गुना 22,000, ठीक है। तो यहाँ से 20 से 20 कट गई, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 22,000 प्लस, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 220 को किससे करेंगे 15 से, 15 0 तो 0, 15 2 30 0, तो कितना कैरी बचा 3, 15 2 30 प्लस 3 कितने होते हैं 33। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0 0 3 और 3 + 2 5 2 25,300 रुपीज़, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25,300 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन बाय एन चेयर फॉर रुपीज़ 2,750 and sell it for rupees 2,860 रुपीज़, फाइंड हिज गेन %। एक आदमी एक कुर्सी 2,750 रुपये में खरीदता है और उसे 2,860 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट % फाइंड करना है। बट यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है 2,750 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2,860 रुपीज़। ये क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 2,860 माइनस कॉस्ट प्राइस 2,750, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 110 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट 110 रुपीज़। अब हमने क्या निकालना है प्रॉफिट %। प्रॉफिट % का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ 110, कॉस्ट प्राइस क्या है 2,750 मल्टीप्लाई अब 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई 5 से, 5 4 द कितने होते हैं 5 4 द या 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 55 1 द 55, 55 2 द 110, तो 2 2 द 4%। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % कितना हो गया 4%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 4%। क्वेश्चन नंबर 10, नित्या डिपॉजिट ₹1200 in a saving bank account. The bank offered 12% simple interest per annum. How much interest does Nitya earn in 5 years? नित्या ने बचत बैंक खाते में 1,200 रुपये जमा किए। बैंक ने प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1,200 रुपीज़ और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ हमें 12% पर एनम, ठीक है। और टाइम भी हमें यहाँ पे बताया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है 1,200 मल्टीप्लाई रेट कितना है 12/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 ईयर, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 12 5 से कितने होते हैं
12 5 द 60 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 6 कितने होते हैं 72, तो जीरो आ गई। मीन 60 मल्टीप्लाई 12 कितने हो गए 720 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट टाइम वुड अ सम डबल इटसेल्फ एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में कोई राशि 5% साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना हमने, जो राशि है हमारे पास वो क्या हो जाएगी 5% सिंपल इंटरेस्ट पर कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे एक्स, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। और टाइम क्या दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे टाइम हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, रेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5% पर एनम। ठीक है, और यहाँ पे हमें अमाउंट का भी जिक्र किया हुआ है, बोला है कि जो अमाउंट है ठीक है वो 5% साधारण ब्याज पर ठीक है डबल हो जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, एक और होता है जब हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों गिवन दिए हुए। ठीक है, तब वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2x और प्रिंसिपल कितना है x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास x। ठीक है, तो अब हम टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इज इम्प्लाइज दैट। अब वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई रेट 5/100 मल्टीप्लाई टाइम हमने यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो 5 से 5 1 द 5 520 द 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाता है देखते हैं 20x। ठीक है, 20x ओवर x इज इक्वल टू t, क्योंकि हमने टाइम निकालना है तो टाइम को एक साइड ही रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया x से x कट गया तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 20 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्रिंसिपल दैट अमाउंट टू ₹2360 इन 6 ईयर एट 3% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है ठीक है वो हमारे पास अमाउंट कितना दे रहा है 2360, कब दे रहा है 6 सालों में। ठीक है, 3% रेट पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे एक्स। ठीक है, और अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2360 रुपीज़। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 ईयर, और रेट कितना है 3% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2360 और प्रिंसिपल कितना है एक्स, तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला फिर से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2360 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है एक्स मल्टीप्लाई रेट कितना है 3/100 और टाइम कितना है 6 ईयर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू में 2360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18x। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2,36,000। ठीक है, माइनस 100x इज इक्वल टू 18x। ठीक है, अब हम इसे रीअरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस 100x इज इक्वल टू या माइनस 100x माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 2,36,000। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 118x इज इक्वल टू माइनस 2,36,000।
ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2,36,000, ठीक है, 2,36,000 डिवाइडेड बाय 118। तो 118 वन द 118, 118 टू द कितने होते हैं 236। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0 0। तो हमारे पास जो x है प्रिंसिपल उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 2,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹2,000। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा obtained 65, 67, 76, 82 and 85 out of 1000। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा obtained 65, 67, 76, 82 and 85 out of 100 in subject, what will be the average। रेखा ने विषयों में 100 में से इतने अंक प्राप्त किए, औसत क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स इन ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं, ऑल मार्क्स का कितना आ जाएगा 65 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 82 प्लस 85। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, ये 1 2 3 4 5। तो हम टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हो गए फिर 5, ठीक है। तो अब हम इसे ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास 65 प्लस 67, इन सभी को हमने ऐड करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 375 इज इक्वल टू 375 ओवर 5। अब 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 द 5, 5 7 द 35, 5 2 द 5 5 द 25। तो कितना आ गया 75। तो उसके जो एवरेज मार्क्स होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे 75। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 75। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 3 1 द 3 3, 3 2 द 6 6, 3 3 द 9 9, 3 4 द 12 12, 3 5 द 15 15। तो ये हमारे पास आगे 3 के टेबल के फर्स्ट 5 मल्टीपल, ठीक है। तो हमने इसका क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ 5 मल्टीपल्स, ठीक है, सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3 ओवर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल। तो यहाँ पे सम निकाल लेते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 ओवर 5, ठीक है। इन सभी का सम कितना आ जाएगा 45। कितना आ गया 45 ओवर 5, 5 1 द 5, 5 9 द 45 इज इक्वल टू 9। तो एवरेज कितना आ गया फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का 9। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 9। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3 रन पर ओवर, व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ रन 270। एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3 रन प्रति ओवर था। 270 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमें क्या गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो रन रेट बताया हुआ है फर्स्ट 10 ओवर का, रन रेट ऑफ फर्स्ट 10 ओवर कितना है 3 रन पर ओवर, ठीक है। कितना है 3 रन पर ओवर। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 10 ओवर में, टोटल रन इज इक्वल टू टोटल रन इन 10 ओवर। अगर एक ओवर में, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास रन रेट है वो क्या है 3 रन प्रति ओवर, ठीक है। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 10 ओवर में, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30 रन, ठीक है। तो अब टारगेट कितना है, टारगेट है 270 रन का, कितना है 270 रन, ठीक है। तो अभी जो 270 रन है यहाँ से हम रिमेनिंग रन निकाल लेते हैं, रिमेनिंग रन टू कंप्लीट, रिमेनिंग रन टू कंप्लीट द टारगेट,
ठीक है। अब जो लास्ट 40 ओवर में रन बचेंगे वो हमने निकालने हैं कि कितने रन रेट से बन रहे होंगे प्रति ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट है वो कितना है 270। टोटल रन उन्होंने कितने बनाए हैं 270 बनाए। 270 में से जो पहले 10 ओवर थे उन्होंने 3 रन बनाए हैं प्रति ओवर, ठीक है। तो 10 ओवर पे टोटल रन कितने आ गए 30। तो हम यहाँ पे 30 को माइनस कर देंगे। 270 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना बच गया 240। अब जो वो उन्होंने 240 रन बनाए हैं वो 40 ओवर में किस रन रेट के हिसाब से बनाए वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो 240 रन कितने ओवर में बन रहे हैं 40 ओवर में, ठीक है। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल लेते हैं कि प्रति ओवर कितने रन बनेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 240 ओवर 40, 0 से 0, 4 1 द 4, 4 6 द 24 इज इक्वल टू 6 रन पर ओवर, ठीक है। तो जो लास्ट जो पहले 10 ओवर खेले उन्होंने वहां पे रन रेट कितना था 3 रन प्रति ओवर, और जब बाकी लास्ट 40 ओवर उन्होंने खेले तो वहां पे रन रेट कितना था 6 रन पर ओवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 रन पर ओवर। क्वेश्चन नंबर 16, हरीश अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड ब्रिजेश अलोन कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मैनी डेज विल हरीश, भैन चो साले गंद पाया हरामिया ने। Question number 16, Harish alone can do a piece of work in 10 days and Brijesh alone can do it in 15 days. In how many days will Harish and Brijesh together do the same work? हरीश अकेला एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और ब्रिजेश अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। हरीश और ब्रिजेश मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो राजेश है, सॉरी हरीश एंड ब्रिजेश, जो हरीश है वो एक काम को कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, ठीक है 10 days। और ब्रिजेश उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 15 days में, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है एलसीएम ऑफ इन दोनों का, एलसीएम ऑफ 10 and 15, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 यूनिट। जो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आएगा वो क्या होगा टोटल वर्क होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया 30 यूनिट। तो यहाँ से हरीश का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 यूनिट पर डे। और ब्रिजेश का काम कितना आ गया 2 यूनिट पर डे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हरीश का 3 यूनिट और ब्रिजेश का कितना आ गया 2 यूनिट पर डे, ठीक है। तो हरीश और ब्रिजेश का 1 डे वर्क कितना आ जाता है निकाल लेते हैं यहाँ पे। जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे हरीश ब्रिजेश 1 डे वर्क, हरीश कितना कर रहा है 3 यूनिट पर डे और ब्रिजेश कितना कर रहा है 2 यूनिट पर डे। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे, ठीक है। ये क्या आ गई ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, हरीश और ब्रिजेश की एक दिन में काम करने की, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 30 यूनिट ऑफ वर्क। टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 30 यूनिट वर्क, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आता है देखो टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी आएगी यहाँ पे हरीश और ब्रिजेश की। ये क्या है डेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, कि कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो डेज इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट और एफिशिएंसी कितनी आ गई उन दोनों की 5 यूनिट पर डे, ठीक है। तो यूनिट से यूनिट कट गया, 5 1 द 5, 5 6 द
30 इज इक्वल टू 6। अब ये डेज है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 6 डेज। तो वो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, या 30 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 6 दिनों में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 डेज। नंबर 17, इफ राजेश एंड रमेश टुगेदर कैन बिल्ड अ हट इन 15 days and Ramesh alone in 20 days, in how many days can Rajesh alone complete the work? ठीक है, यदि राजेश और रमेश मिलकर एक झोंपड़ी को 15 दिनों में और रमेश अकेला 20 दिनों में बना सकता है, तो राजेश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया गया है कि जो राजेश है, राजेश एंड रमेश दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 15 दिनों में। ठीक है, 15 डेज। और जो दूसरा आदमी है हमारे पास रमेश, वो उस काम को अकेले कितने दिनों में कर रहा है, 20 डेज में। ठीक है, तो यहां से हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। ठीक है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 यूनिट। ठीक है, तो यहां से राजेश और रमेश का वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, यू का मतलब यूनिट और डी का मतलब डे। और रमेश का कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है, तो हमने किसका निकालना है कि जो राजेश है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो राजेश और रमेश मिलके एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 4 यूनिट पर डे, है ना, 4 दिन, 4 यूनिट काम कर रहे हैं वो एक दिन में। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास रमेश का वर्क बताया हुआ है। ठीक है, रमेश क्या कर रहा है, 3 यूनिट वर्क कर रहा है पर डे। तो यहाँ से हम राजेश का काम निकाल लेते हैं, राजेश की एफिशिएंसी। तो राजेश प्लस रमेश कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। ठीक है, ये जो काम था 4 यूनिट डे, ये इन दोनों का काम था। बट इसमें से जो रमेश था वो कितना काम कर रहा था, 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ से राजेश का एफिशिएंसी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी राजेश की एफिशिएंसी, इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ये क्या आएगी राजेश की एफिशिएंसी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि जो राजेश है वो 60 यूनिट वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ राजेश, एफिशिएंसी ऑफ राजेश। ये क्या है हमारे पास, डेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कि कितने दिनों में खत्म करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कितने डेज आ जाएंगे यहाँ पे टोटल, इज इक्वल टू 60 डेज। ठीक है, तो वो 60 यूनिट वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 60 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो राजेश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 60 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, वट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 मिनट। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें स्पीड बताइए, स्पीड कितनी है, इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो, या कितनी दूरी 10 मिनट में वो कवर करेगी ट्रेन। तो टाइम कितना है वो दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट। ठीक है, अब 10 मिनट को हम चेंज कर लेंगे आर में, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 10/60। तो ये आ गया हमारे पास 1/6 आर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 90 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। और टाइम कितना हमारे पास यहाँ पे 1/6 आर, ठीक है। आर से आर कट जाएगा, 6 से 6 1 द 6, 6 5 द 30 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, ठीक है। तो वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन? 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड 60 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। एक कार की गति पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर थी और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर होती है। कार की औसत गति क्या है? तो यहाँ पे हमने क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, सम ऑफ स्पीड ओवर कितनी बार स्पीड चेंज हुई? 2 टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 प्लस 60 ओवर 2 टाइम्स जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। फर्स्ट टाइम में कितनी थी? 90 और दूसरे टाइम पे कितनी होगी? 60। तो कितना आ गया हमारे पास? 150 ओवर 2, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 5 द 10 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या आ गई? एवरेज स्पीड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20, द मंथली सैलरी ऑफ हरि कृष्ण इज रुपीज 80,000, द मंथली सैलरी ऑफ मनीष इज रुपीज 40,000, हाउ मैनी टाइम ऑफ द सैलरी ऑफ मनीष इज द सैलरी ऑफ हरि कृष्ण। हरि कृष्ण का मासिक वेतन 80,000 रुपये है, मनीष का मासिक वेतन 40,000 रुपये है, ठीक है। मनीष के वेतन का हरि कृष्ण के वेतन का कितना गुना है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं। मंथली सैलरी ऑफ हरि कृष्ण कितनी है? 80,000। और मंथली सैलरी ऑफ मनीष की कितनी है? 40,000, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेते हैं लेट एक्स टाइम ऑफ मनीष सैलरी ऑफ हरि कृष्ण, ठीक है। मनीष सैलरी मान लेते हैं हम क्या है? देखो यहाँ पे 40,000 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये निकालना लेट एक्स टाइम ऑफ मनीष सैलरी, ठीक है। एक्स टाइम ऑफ मनीष सैलरी ऑफ हरि कृष्ण। तो यहाँ पे हमने मनीष की सैलरी का एक्स टाइम निकाल लेना और हरि कृष्ण की सैलरी कितनी है? 80,000, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 80,000 ओवर 40,000, ठीक है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी, 4 1 द 1, 4 2 द 8, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है। 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे मानी थी ना लेट एक्स बी एक्स टाइम ऑफ मनीष सैलरी ऑफ हरि कृष्ण, तो कितनी हो जाएगी? 2 टाइम ऑफ मनीष सैलरी ऑफ हरि कृष्ण सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 टाइम्स,